अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें यहाँ पे ना हम आज पेपर 5 सॉल्व कर रहे हैं। A2 केमिस्ट्री का ना, और ये पेपर है मई जून 22 का, और ये वेरिएंट है 5 टू ना। ठीक है। 1 आवर 15 मिनट्स का ये पेपर होता है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें बोल क्या रहा है ना, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है P3 से। जिस तरह P3 होता था ना, ये उसी टाइप का होता है। ठीक है। बट ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास बहुत थ्योरेटिकल टाइप होता है। ठीक है। बोले स्टूडेंट प्लान्स एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मोलर वॉल्यूम WM VM of the hydrogen gas at room condition. Hydrogen gas is formed when the magnesium react with the dilute hydrochloric acid HCl. मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है HCl से, और क्या बन रहा है MgCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट हो रही है। फिर देखो अब यहाँ पे उसने बोला है कि भाई ये चीजें स्टूडेंट को चाहिए। द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स: अ पीस ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन 0.5 mole per dm cube HCl aqueous, a potted rough, a side arm conical flask, a 250 cm cube measuring cylinder with a 2 cm cube graduation for the calculation of gas। अभी जो 2 cm cube है ना, ये लीस्ट ये वैल्यू है। ये एरर या अनसर्टेनिटी में तो काम आती है। ठीक है। एरर और अनसर्टेनिटी में ये लीस्ट वैल्यू है, जो लीस्ट जो ग्रेजुएशन है वो काम आती है। उसके बाद बोल रहा है 50 cm क्यूब ऑफ मेजरिंग सिलेंडर है। A balance that measure to measures to 2 decimal places and access to any necessary lab equipment except गैस सिरिंज यूज नहीं है आपके पास। ठीक है। तो यानी कि आप जो गैस कलेक्ट करोगे ना, वो आप गैस सिरिंज से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पूरा एपेरेटस बनाना पड़ेगा। फिर वो बोला है द स्टूडेंट प्लान्स द फॉलोइंग प्रोसीजर। Step 1, get prepared a piece of magnesium ribbon for the use in the experiment. Step 2, get measure 30 cm cube of HCl and pour into a side-down conical flask. Step 3, क्या है, attach a conical flask to the collection system of a hydrogen gas. Place the magnesium ribbon in the conical flask and stopper the flask। ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन जो है आप प्रिपेयर करो। ठीक है। आप देखो क्या कर रहे हो। आप 30 cm क्यूब HCl ले रहे हो, उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल दो। देन आप क्या कर रहे हो, उसमें मैग्नीशियम को रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को आप उसमें वो डाल देते हो और ऊपर स्टॉपर को लगा देते हो। ठीक है। उससे पहले आप पूरा जो सिस्टम है ना यहाँ पे गैस कलेक्शन का, वो यहाँ पे ज्वाइन करोगे। वो मैं अभी आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है। वो बोल रहा है कि वेट अंटिल द फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस collected is constant, wait for the additional 2 minutes, then measure and record the final volume of a gas collected। ये पूरा प्रोसीजर करोगे, H2 गैस हमारी लिबरेट होगी। और जब उस वक्त तक हम अपनी जो है ये वेट करेंगे जब तक एक कांस्टेंट वॉल्यूम ना आ जाए H2 का। H2 का कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया यानी हमारा रिएक्शन खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है इसको। अब उसके बाद बोले कंप्लीट द फिगर 1.1 टू शो द apparatus शुड बी assembled फॉर द कलेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ गैस। गैस सिलिंग यूज नहीं कर सकते, तो आपने पूरा वही बनाना है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब वाला। ठीक है। तो आप किस तरीके से बनाओगे, यूं करके सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक वाटर ट्रफ यहाँ पे रखोगे। ठीक है। वाटर ट्रफ उसने कहा था ना कि आपने रखना है, आपको की गिवन है वाटर ट्रफ आप रखोगे यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है। फिर उसमें एक पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो, यहाँ से आप एक पूरा इनलेट दोगे यूं करके। और फिर इसमें ऊपर आप इन्वर्टेड जो है वो टेस्ट ट्यूब बना दोगे। सही। ये आपका वाटर तो लेवल हो गया। ठीक है। और यहाँ तक आपको ऊपर तक वाटर का लेवल। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगी ना, तो उसको यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो यहाँ से आएगी और यहाँ ऊपर जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सही। अच्छा, डायग्राम को लेबल भी करना है, तो ये मेरे पास क्या है, ये वाटर ट्रफ है, ये मेजिंग सिलेंडर है जिसको हम वो भी क्योंकि
सॉरी, मैं गलती से मैंने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब बोल दिया था, वो तो बहुत थिन होती है। तो 250 cm³ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा यहाँ पर आप एक एयर टाइट सील भी तो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो बोलेंगे एयर टाइट सील। और फिर ये आपका जो पाइप हो जाएगा पूरा, ट्यूबिंग है पूरी जो नीचे तक आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द सरफेस ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन एज अ ऑक्साइड लेयर, स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके पास अगर ऊपर ऑक्सीजन की लेयर है ना, ऑक्साइड की लेयर है, तो आप उसको पहले क्या करेंगे, रब कर देंगे सैंड पेपर से। सैंड पेपर से पहले रब करेंगे ताकि आपकी वो हट जाए, ठीक है। सैंड पेपर से पहले क्या करेंगे, रब कर देंगे ताकि ऑक्साइड की लेयर जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। रिमूव ऑक्साइड लेयर बाय सैंड पेपर, यानी कि जिसको उर्दू में रेगमाल बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कि स्टेट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। क्या मैग्नीशियम का मास मुझे गिवन है ऊपर, मास ऊपर गिवन वो नहीं था, नहीं उसने कुछ जिक्र किया मास का। अब पीस ऑफ मैग्नीशियम गिवन बोल दिया, बस हमें मैग्नीशियम का मास भी चाहिए, ठीक है। मास ऑफ मैग्नीशियम। फिर उसके बाद बोल रहा है शो बाय कैलकुलेशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ 30 cm³ ऑफ 0.5 मोल, 0.5 मोल पर DM³ is enough to react with a 16.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर। तो बोल रहे हैं कि शो बाय कैलकुलेशन दैट अ वॉल्यूम ऑफ, इतना वॉल्यूम इनफ होगा HCl का इतनी कंसंट्रेशन के साथ जो कि रिएक्ट कर सके 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, अब आप इसका वॉल्यूम को निकालोगे, इसका HCl का। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सबसे पहले क्या करो, मोल से निकालो, M और MR, यानी 0.16 डिवाइड बाई 24.3, इसका MR होता है। तो ये आपने इसके मोल से निकाल लिया, ठीक है। 0.16 डिवाइडेड बाई 2.43 ना, तो ये आपके पास आ गया 0.00658, सही। फिर उसके बाद ये आपके पास मोल्स आ गए। अब आपके पास रिलेशन क्या है मैग्नीशियम और HCl का, 2:1 कर, तो मैग्नीशियम और HCl 1:2 का रेशो है। तो अगर मैग्नीशियम के मोल्स 0.00685 है, तो उसके कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय वो 2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास बन रहा है 2 × 0.00658। तो ये आपके पास आ गए मोल्स HCl के, कितने आ गए, HCl के मोल्स आ गए आपके पास 0.10316। ये किसके मोल्स हैं, HCl के मोल्स हैं आपके पास, सही। ओके, V इज इक्वल्स टू एन इंटू VR, ठीक है। एन आपके पास कितना है, 0.1316 है, मल्टीप्लाई बाय VR कितना है, 24, ठीक है। लेकिन ये क्या है, CM³ में आपने करना है, तो क्या कर दोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ आपके पास आंसर आ गया 26 CM³। तो इतना आपके पास वॉल्यूम जो है आपको चाहिए, और वॉल्यूम गिवन कितना है आपको, 30 गिवन। तो यस, ये वॉल्यूम जो है मेरे पास इनफ होगा, ठीक है। वॉल्यूम मुझे चाहिए कितना है, 26.3, 26.3 CM³ मुझे चाहिए एक्चुअली। और मुझे दिया कितना है, 30 CM³ दिया है। तो यस, 30 CM³ विल बी इनफ टू डू आर रिएक्शन, क्योंकि मुझे 26.3 CM³ चाहिए, सही। उसके बाद बोले स्टेट वाई इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज अ प्यूरे टू मेजर अ 30 CM³ 0.5 मोल पर DM³ HCl। देखो, ब्यूरेट तो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें एक्चुअल अमाउंट डालना होता है। HCl तो वैसे ही एक्सिस में, जब एक चीज एक्चुअली एक्सिस में हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ हमें ये पता चल गया ना कि एसिड एक्सिस में 30 CM³ उसने मुझे दिया है।
यूज कितना हुआ है 26.3। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये एक्सिस में है, तो जब एक्सिस में है तो कोई इतना कुछ मेजरमेंट मीनिंगफुल नहीं होती, ठीक है। एसिड इज एन एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है द स्टूडेंट वेट्स 2 मिनट बिफोर टेकिंग द फर्स्ट वॉल्यूम टीडिंग ऑफ द वॉल्यूम द बिफोर टेकिंग टीडिंग ऑफ वॉल्यूम सजेस्ट बाय द स्टूडेंट वेट्स 2 मिनट बिफोर द मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन स्टेप 7। देखो हमेशा हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जो फाइंड आउट करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे करते हैं। क्या पता है टेम्परेचर को ज्यादा, क्या पता है टेम्परेचर कम, नॉर्मली मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ताकि टेम्परेचर हमारा रूम जो टेम्परेचर वो कम होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, टू मेक श्योर दैट द गैस इज एट रूम टेम्परेचर। सही। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट कलेक्ट 146 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट द परसेंटेज एरर इन कलेक्टिंग द हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, जो लीस्ट ग्रेजुएशन होती है वो आपके काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करते हैं क्या, और जो लीस्ट ग्रेजुएशन होती है उससे आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, सही। तो लीस्ट ग्रेजुएशन आपके पास क्या है, लीस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है 2 cm क्यूब। अब आप जाहिर सी बात है लोअर एंड और अपर एंड देखते हैं ना, कि फाइनल और इनिशियल को देखते हैं। तो आप क्या करते हैं, हमेशा इसको 2 से, जो भी आपकी लीस्ट वैल्यू होती है 2 से इसको डिवाइड करते हैं, और फिर 100 से। सही है, क्या करते हैं लीस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे उसको 2 से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 cm क्यूब आ गया। सही है। तो अब आपने ये एरर निकालना है कि कितना एरर जो है इसमें आ सकता है ना, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, 1 cm क्यूब लीस्ट वैल्यू है, इसको जो एक्चुअल आंसर है उसे मल्टीप्लाई करके 100 से, सॉरी इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.68%। अब सबसे बड़ा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ना, जब स्टूडेंट डाटा बुकलेट सॉरी मार्किंग स्कीम उठाता है, तो मार्किंग स्कीम में सबसे बड़ा मसला होता है कि यहाँ पर उसने आपको जो है ना 1 लिखा हुआ होता है, तो 1 बच्चों के समझ नहीं आता 1 कहाँ से है। फिर मैंने एक बार बताई, जो ऊपर उसने लीस्ट ग्रेजुएशन दी गई है ना, उसको हमेशा वो याद रखना, लीस्ट ग्रेजुएशन एरर निकालने में काम आती है। लीस्ट ग्रेजुएशन एरर निकालने में काम आती है, यहाँ पे 2 cm क्यूब दी गई है। तो इसमें आप अपर और लोअर यानी फाइनल और इनिशियल देखते हैं, तो आप 2 से क्या, दो ट्रेडिंग्स होती है ना, तो इस ग्रेजुएशन को आप 2 से डिवाइड कर देते हो, अपर और लोअर या फाइनल और इनिशियल। तो यहाँ पर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगी, 1 cm क्यूब हो जाएगा। ठीक है। फिर इस 1 cm क्यूब को आपने क्या किया है, इससे पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो आपके पास टोटल वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस यूजिंग द स्टूडेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो यहाँ पर अब क्या है, अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे उसने वो मास कितना दिया हुआ है, मैं पीछे आऊँ, जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना, तो मास कितना दिया हुआ था, तो 0.16 ग्राम मैग्नीशियम से मुझे कितना मिल रहा है, ये वॉल्यूम 146 cm क्यूब मिल रहा है, ठीक है। मुझे 0.16 ग्राम मास मैग्नीशियम से 146 cm क्यूब वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। तो बताओ 1 ग्राम से मुझे कितना वो मिलेगा, एक्स, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 146 डिवाइडेड बाय 0.16। अब यहाँ पर एक और इशू क्या आता है, देखो ये मेरे पास तो 1 ग्राम के लिए क्या है ना, 1 मोल के लिए थोड़ी किया है, मुझे तो 1 मोल के लिए चाहिए ना, मोलर वॉल्यूम चाहिए ना, पर मोल के हिसाब से चाहिए वॉल्यूम के, पर मोल क्या बन रहा है। तो 1 मोल का मेरे पास वॉल्यूम कितना होता, वो मास कितना होता है,
एक मोल का मेरे पास मास होता है 24.3 मैग्नीशियम का, तो मैं 24.3 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये फॉर 1 मोल आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर 221740 cm। ठीक है। ये मेरे पास वो कैसे आए, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर 0.16 ग्राम जो है वो 0.16 ग्राम मैग्नीशियम 146 cm³ हाइड्रोजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा था। तो बताओ 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। वो मैंने यहाँ पे कर दिया इतना। लेकिन मुझे जो चाहिए किसका, मुझे 1 मोल का चाहिए, 1 ग्राम का थोड़ी चाहिए मुझे। वन 1 मोल का चाहिए, 1 ग्राम का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उससे डिवाइड कर दूंगा। फिर इसको करने का एक और भी तो मेथड है। सही है। मोलर वॉल्यूम चाहिए ना, पर मोल कितना वॉल्यूम है, तो आप क्या करो, जो आपका वॉल्यूम आया है ना उसको मोल से डिवाइड कर दो। मोल से डिवाइड कैसे करोगे, मोल से इस तरीके से डिवाइड करोगे। एक और मेथड से आप लोग को करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अगर ये चीज नहीं समझ आ रही तो सीधा एक काम करो ना, अगर ये इसमें मुश्किल हो रही है तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मोल। वॉल्यूम कितना है 146, मोल्स कितने हैं, जो हमने मोल्स हम ऊपर निकाल चुके हैं मैग्नीशियम में, कितने आ रहे हैं 0.00685। मोलर वॉल्यूम मोल्स यानी वॉल्यूम पर मोल, तो 0.00658। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है वही जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। 22174। सही। ये वाला मेथड मोलर वॉल्यूम का मुझे बहुत इजी लगता है ना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो ये मार्किंग सी में टाइप के मेथड दिए हुए होते हैं ना, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ज्यादा बेटर है कि इनको फॉलो नहीं करो, फॉलो क्या करो, सीधा मोलर वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को मोल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई द स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लोअर देन द quoted in the table of important values constant and standard on page 11। तो ये सजेस्ट यानी कि अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करूँ डीएम क्यूब में, तो ये क्या बन जाएगा, 22.17 डीएम क्यूब बनेगा। 24 डीएम क्यूब तो नहीं बन रहा ना, जो कि स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है। पेज 11 पे मैं आऊँ तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, अच्छा ये रही, सॉरी, मोलर वॉल्यूम की ये रही ना। तो ये इतनी थोड़ी बन रही है। सही। तो अब हो रहा है। सही है। अब वो बोलेगा कि सच का मेरी वैल्यू कम क्यों आ रही है, नोटेड एक्सपेरिमेंटल वीकनेस के, और किस तरीके से हम उसको पूरा कर सकते हैं। देखो, एक तो ये है कि जो हमने रिएक्शन किया है ना आप गौर करो, जो हमने स्टॉपर लगाया है वो हमने रिएक्शन के बाद लगाया है। आप ऊपर जाओगे तो गौर करोगे कि उसने क्या है, स्टॉपर उसने क्या है, उसने क्या बोला है, प्लेस द मैग्नीशियम रिबन इन द फ्लास्क, यानी जहां पर HCl था, यानी HCl जहां पर है वहां पे आपने। अच्छा देखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा ये मतलब प्रॉब्लम है, जो हमारा वॉल्यूम कम आ रहा है, रीजन पता है क्या है। हमने पहले ये देखो स्टेप 5 में, स्टेप 4 में हम क्या बोल रहे हैं कि प्लेस द मैग्नीशियम रिबन इनटू द फ्लास्क। स्टेप 4 में हम पहले मैग्नीशियम रिबन फ्लास्क में हमने डाल दिया, यानी HCl में डाल दिया, रिएक्शन स्टार्ट करा दिया। स्टॉप पर बाद में लगाया, तो जाहिर सी बात है कुछ जो है वो हाइड्रोजन गैस तो escape कर जाएगी। ठीक है। तो मैं पहले स्टॉपर लगाना है, देन हमने जो मैग्नीशियम रिबन है वो उसमें ऐड करनी है। सही। लॉस ऑफ H2 गैस एज स्टॉपर
इज यूज वेरी लेट। ठीक है। और उसके इम्प्रूवमेंट क्या है, इसकी इम्प्रूवमेंट क्या आएगी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये आ गई कि थिकनेस के इम्प्रूवमेंट क्या हमारे पास आ सकती है, यानी कि जो हमारे पास रिएजेंट है ना, वो उससे पहले मिक्सिंग से पहले वो एक सेपरेट फ्लास्क में हो, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहे। इंश्योर दैट द reagents must be in separate flask before mixing। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन टू है। अब देखो क्वेश्चन टू तो ये सारे वो काफी आसान है, ठीक है। बस इसमें क्या ग्राफ आता है, बच्चों को मुश्किल होती है, ऐसे ग्राफ काफी आसान है। वो बोला इन न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी पोटेशियम आयोडाइड डाल रहा हूँ किसकी डिकम्पोजिशन में, क्या डाल रहा हूँ, पोटेशियम आयोडाइड के आई किसकी डिकम्पोजिशन में, H2O2 की। अब वो बोल रहा है स्टूडेंट प्लान्स टू कैरी carry out an investigation to find how the temperature affect the initial rate of the decomposition of हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा रेट ऑफ किसी प्रेजेंस में पोटेशियम आयोडाइड की कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, असल हमारा काम क्या टेम्परेचर का अफेक्ट देखना। वो बोले स्टूडेंट नोज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय टाइमिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन द स्टूडेंट कैरीज आउट आ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी उसको पता है कि भाई हम किस तरीके से करेंगे, जो ऑक्सीजन है ना उसका हम ये कैलकुलेट कर लें कितने टाइम में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन का टाइम कैलकुलेट कर लें। इन एक्सपेरिमेंट वन द स्टूडेंट नोट्स द टेम्परेचर ऑफ H2O2 एंड पोटेशियम आयोडाइड अंडर रूम कंडीशन। रूम कंडीशन में हम कर रहे हैं पहले 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। The solution are mixed in the apparatus designed to collect the oxygen gas produced. A stopwatch is started at the time intervals. In experiment 2 to 8, the solution are heated to different temperatures before mixing and measurement of oxygen produced। ठीक है। अब यही जो इन एक्सपेरिमेंट 2 to 8 यानी यही प्रोसीजर हमने दोबारा रिपीट किया है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। हमने पहले टेम्परेचर नोट कर लिया, फिर आफ्टर फिर हमने देखा कि भाई देखो हमने क्या किया कि डिकम्पोजिशन करने से पहले टेम्परेचर नोट किया, डिकम्पोजिशन हुई, हमने एक स्पेसिफिक टाइम में वॉल्यूम देख लिया कि वो कितना आ रहा है। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते क्या, नॉर्मली इंक्रीज करते, इंक्रीज किया। फिर हमने को देखा कि भाई कितना टाइम को लग रहा है इतना वॉल्यूम कलेक्ट करने में। ठीक है। तो बोला द डाटा collected is used to determine the value of activation energy of the decomposition of the H2O2 in the presence of potassium iodide state the independent variable। independent variable यहाँ पे क्या होगा, independent variable क्या होता है, जो आपने कैलकुलेट करना है, जो देखना है, जिसके ऊपर आपने नजर रखी हुई है कि उसको आपने एनालाइज करना है, वो क्या है, टेम्परेचर है कि किसका इफेक्ट क्या आ रहा है। और कंट्रोल वेरिएबल ये है कि जो आपने सेम रखने थ्रू आउट द रिएक्शन ना। तो कंसंट्रेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, यानी कैटलिस्ट और H2O2 का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड सॉरी, और वॉल्यूम ऑफ H2O2 एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों आपने कंट्रोल्ड रखने। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर 25 cm³ ऑफ 1.1 मोल पर डीएम क्यूब फ्रॉम 0.5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ H2O2 एक्वस। यानी कि आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, किससे प्रिपेयर करना है, H2O2 से, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। और प्रिपेयर कौन सा करना है, ये वाला, इतनी वॉल्यूम और इतनी कंसेंट्रेशन पे प्रिपेयर करना है। बोले कैलकुलेट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब H2O2 required for the preparation of 0.1 mole per dm cube of H2O2 solution. Give the name and the capacity of the any key apparatus which should be used. Write the answer as a series of the numbered step। अब देखो सबसे पहले तो आपने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, C1 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, ये मोल से सेम है।
तो C1 आपको कितना दिया गया ये आपकी चॉइस के ऊपर है, कुछ भी ले लो। और 250 cm क्यूब है तो 0.100 यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम निकालना है मैंने ना, ठीक है। और कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5। अब यहाँ पे आप CM DM क्यूब का चक्कर नहीं करोगे, क्योंकि CM क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, DM क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है 50 cm क्यूब। मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, 50 cm क्यूब आ रहा है वॉल्यूम, 50 cm क्यूब और वेस्ट वाटर। ठीक है, एक मार्क के होगा, दो मार्क के फिर आप बता दो, ठीक है। अच्छा, आप ये करोगे कैसे, आप प्योरेट यूज करोगे ट्रांसफर करने के लिए, सही है इसको, ठीक है। यूज प्योरेट टू ट्रांसफर दिस वॉल्यूम टू 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को फिल कर दोगे 250 cm क्यूब तक विद डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। टॉप द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टू 250 cm क्यूब विद डिस्टिल्ड वाटर। तो इस तरीके से आपके पास ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा 250 cm क्यूब का, सही। फिर उसके बाद क्या है आपका, अब वो बोले कि हाइड्रोजन पर oxide causes iron skin irritation. State what precaution should be taken when the preparing the solution in C1 and other than wearing goggles. आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं, स्किन इरिटेशन भी कॉज करता है ना, तो आपकी स्किन अगर हाथ की स्किन से टच होगा तो इरिटेशन होगी। तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, केमिकली रेजिस्टिव या रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके वो बात क्या आता है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज को लिख ली है ना, क्योंकि यहीं पे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो, बोला था स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट 1 to 8 यूजिंग अ रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिजल्ट्स आर शोन इन टेबल 2 सिर्फ इन चीजों में ना, ये करने में, वैल्यूज ऑफ ग्राफ बनाने में तकरीबन ये हाईपैड पे 20 मिनट्स तो पहुंचाते ही जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने ये पहले ही वैल्यू लिखी है। बोले कंप्लीट द टेबल एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज 1 पॉइंट टी, यानी कि इनवर्स ऑफ टेम्परेचर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द वैल्यू ऑफ लॉग इनिशियल रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास टेम्परेचर को दिया हुआ है, इस टेम्परेचर का आपने यहाँ पर इनवर्स को निकालना है, यानी कि 1/293, तो आपके पास क्या आएगा, 0.00314, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपने बस इसका इनवर्स करना है और यहाँ पे वो लिखते रहना है। फिर उसी तरीके से जो इनिशियल रेट है आपका, इस इनिशियल रेट का आपने लॉग लेना है और यहाँ पे वो लिखते हुए रहना है बस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। टेम्परेचर है, सारे टेम्परेचर, सारे इनिशियल रेट की ये वैल्यूज है, इनका आपने क्या करना है, बराबर में इनका लॉग को लिखना है, ठीक है। इनको लॉग करके लिख देना है, जो भी वैल्यूज आ रही है, सही। अब उसके बाद क्या करना है, आपने ग्राफ को प्लॉट करना है। वो बोल रहा है कि भाई प्लॉट अ ग्राफ ऑन द grid to show the relationship between initial rate and 1 over t. Use a cross to plot the each data point. Draw a line of a best fit. आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे उसने क्या लिया है, 1 over t लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, लॉग इनिशियल लिया है। आपने ये ग्राफ जो है ना वो प्लॉट कर देना है, आपने ये वो ग्राफ प्लॉट कर देना है। अच्छा, ये जो लाइन है ये कुछ भी नहीं, आपने ये वो ग्राफ जो है ना तो प्लॉट कर देना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे लॉग इनिशियल रेट की वैल्यूज दी है, और एक्सिस पे आपने 1/टेम्परेचर की ये वैल्यूज दी है, सही। सही। अच्छा, फिर उसके वो बाद आपने क्या करना है, ये आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, 2 मार्क्स का। उसके बाद बोल रहा है सर्किल द पॉइंट ऑफ द ग्राफ यू कंसिडर टू बी एनोमलस, एंड ये मैंने इसको वो सर्किल कर लिया जो कि मेरे ग्राफ में मीट नहीं कर रहा था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एनोमलस पॉइंट था, ठीक है। एनोमलस पॉइंट का मतलब जो मेरे रेगुलर पॉइंट है उनसे हट के किसी एरर की वजह से वो वैल्यू जो है वो डेविएट कर जाती है फ्रॉम द जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनसे, ठीक है। अब वो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। देखो, वो बोला है कि सजेस्ट, मैंने हमें सर्किल का, या एक मार्क के लिए सर्किल का, एक मार्क के लिए रीजन बताना है कि सजेस्ट वन रीजन वाई दिस
एनॉमलस पॉइंट में हैव अकर ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। देखो टेम्परेचर का है ना, क्या टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो क्योंकि टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर ये इनएक्यूरेट मेजरमेंट होगी तो यार रिकॉर्ड जो पॉइंट है वो डेविएट कर जाएगा फ्रॉम जो हमारी जो पूरी ये वैल्यू चल रही है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई यूज determine the gradient of your line of a best fit, state the coordinates of both points you used in your calculation. These must be selected from the line of a best fit. Give the gradient of a three significant figure. अब आपने कोई भी जो है ना दो पॉइंट्स जो आपने जो उसने ग्राफ दिया हुआ है ना, ये आप इससे ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। मैंने कौन कौन से लिए, मैंने जो यहाँ पर अभी कैलो से हाईलाइट कर रहे हो ये दोनों पॉइंट लिए, यानी एक मैंने ये लिया, x1 है मेरा ये, ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे वो ले लिए, ठीक है। इससे मैं क्या निकालूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा, क्योंकि 1/t मेरा एक्स एक्स पे और ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट की वैल्यूज लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट मैंने ले लिए, कोऑर्डिनेट वन लिया 0.00313 और लिया -4.43 एक्स और वाई, और x2 y2 क्या लिया 0.00336 और, और इसका वाई से लिया 0.10। अब इसका ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट कैसे आएगा, -5.1 प्लस 4.43 डिवाइडेड बाय 0.00336 -0.00313। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है जो आ रही है -2910, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि भाई द रिलेशनशिप, बस के दो ही पार्ट रहे, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉग इनिशियल रेट 1/n 1/t इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। ये एक एक्सप्रेशन मुझे दी गई है, ठीक है। अब वो अच्छा, तो अब यहाँ पर जो मुझे एक्सप्रेशन दी गई है ना, तो अगर आप इसको देखो ना, तो ये एक्सप्रेशन है कौन सी, ठीक है। मेरे पास क्या है, लॉग इनिशियल रेट है, इसको इस तरीके से करते हैं। मेरे पास क्या है, लॉग इनिशियल रेट है इक्वल्स टू -e a, यानी एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटू आर, और टी मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस अब देखो ये y इजिकल्स टू एम एक्स सी के बराबर नहीं है, y इजिकल्स टू ये है एम है, और 1/t मेरा x, यहाँ पे हमने देख लिया था ना 1/t x है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, t को यहाँ से बाहर निकाल दिया ताकि ये क्या बन जाए, x बन जाए, ठीक है। और फिर उसके साथ क्या आता है, को कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं सी, ठीक है। तो अब वो मुझे क्या बोल रहा है, ये जो मेरा पूरा अंदर की वैल्यू ये m के बराबर है, यानी ग्रेडियंट को बराबर है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 आर, ये किसके को बराबर है, ग्रेडियंट के। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मैंने को लगा दिया ना, तो इसमें हर इक्वेशन में इसी तरीके से होगा, जो भी एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को दी गई होंगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से यहाँ पे करना होगा। तो ये रिपीटेड होता है, तो ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होती फिर। आप ये नहीं समझे कि सिर्फ इस क्वेश्चन में हो रहा है, ये हर क्वेश्चन में इसी तरीके से होगा, सही। वो बोला कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यूज अ ग्रेडियंट कैलकुलेटेड इन D4 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उससे खुद भी ये बात बता दी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर किसके, ग्रेडियंट के है 2.2303। तो अब आप वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या वैल्यू है, -2910 इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303, और आर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 8.314, ये क्या वैल्यू होती है, 8.314। तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो आ रही है 557 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला कि वाई इट इज नॉट, बोला पार्टी के, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द इन्वेस्टिगेशन, स्टेट वेदर द
डाटा फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इज रिलायबल और नॉट। देखो, अगर आपका कहीं पे भी एनॉमलस पॉइंट आ जाए ना, तो वो डाटा रिलायबल नहीं होता। ठीक है। नो, देयर इज anomalous point on the graph। सही है, इस तरीके से।